हेलो गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं सभी लोग? दिस इज सीजे और ये है कानून का जुनून जो आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? सीए बनते हैं। 12th के विद्यार्थियों, आ जाइए। बहुत शानदार सेशन, अगला क्लास। ये वीडियो आप लोगों के लिए बड़ा स्पेशल है। ये हमारी पूरी सीरीज चल रही है ब्रिज कोर्स। ये ब्रिज कोर्स स्पेशली हम लोगों ने डिजाइन किया है आप सभी बच्चों के लिए, जो ये ख्वाहिश रखते हैं, जो ये सपना रखते हैं कि सर 12th के बाद में हमको सीए में एंटर होना है और फाउंडेशन का ऐसा फाउंडेशन क्रिएट करना है कि सर नींव एकदम पक्की हो जानी चाहिए हमारी। करेक्ट? तो ये पूरा ब्रिज कोर्स आपने एक सेशन ऑलरेडी लॉ सब्जेक्ट का देख लिया होगा, बिजनेस लॉज। मेरा नाम है चैतन्य जैन, आप लोग सब मुझे प्यार से सीजे बुलाते हो, अभी तक तो आप पहचान गए होंगे। और मैं आपके लिए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट सीए लेवल पे मैं पढ़ाता हूं बिजनेस लॉज एंड कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। ठीक है, आज ये सेकेंड वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। देखिए, सिस्टम आपको हम बता चुके हैं। सिस्टम बहुत सिंपल है। हम आपको 7 या 8 या 9 ऐसे कुछ रैंडम वीडियोस नहीं, बल्कि एक सिस्टमेटिक सीरीज ऑफ वीडियोस लाए हैं आपके लिए। हर सब्जेक्ट में टीचर आपके लिए यही कर रहा है। करेक्ट? इस पूरी सीरीज में आपको, मैं अगर मेरे सब्जेक्ट की बात करूं, सो मैं आपको डायरेक्टली हर एक चैप्टर का एक ओवरव्यू देने वाला हूं। हर एक चैप्टर के बारे में ये समझाने वाला हूं कि ये चैप्टर आखिरकार बोलता क्या है। पहली क्लास में हमने बात कर ली है ऑलरेडी कि बिजनेस लॉस क्या है, लॉ क्यों जरूरी है पढ़ना एज ए सब्जेक्ट। हम फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो क्या हमें लॉ एज ए सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो कुछ वैल्यू एडिशन होगा क्या? ये सब चीजें हमने फर्स्ट वीडियो में देख ली है। आज ना हम हकीकत में बात करने वाले हैं, कुछ सिलेबस का पढ़ने वाले हैं। ठीक है? तो वो चैप्टर जो है वो है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। मैं चैप्टर के नाम से नहीं पढ़ाऊंगा, बुक से नहीं पढ़ाऊंगा, पर जो भी हम पढ़ेंगे वो सिलेबस का होगा और आपको एक आइडिया लगेगा कि यार सिर्फ इतना सा है क्या? बिजनेस लॉस इतना सिंपल है क्या? तो क्या लॉ के अंदर सिर्फ यही है? गारंटी दे रहा हूं सिर्फ यही है। आपके यही एक्सप्रेशंस होने वाले हैं कि वेरी सिंपल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिजनेस लॉज में आपका पहला चैप्टर है, लेक्चर नंबर 2 है। यस, क्योंकि हम पहले लेक्चर में बेसिक्स क्लियर कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 2 में थोड़ा सा पढ़ाई भी करते हैं, मजे भी करेंगे। अभी मेरी बात सुनना, लॉ पढ़ रहे हो, करेक्ट? आपको यह ख्याल नहीं आ रहा है कि सर ये लॉ बनता कैसे? आपको यह ख्याल नहीं आ रहा है कि सर लॉ इंडिया के अंदर प्रोसेस क्या है? लॉ को सर कौन रेगुलेट करता है, बनाता कौन है? और सर बनाने के बाद में आपको नहीं लगता कि उसको मॉनिटर भी करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा? जैसे अगर हम स्कूल में हैं, स्कूल में रूल्स बन गए एक बार, तो क्या रूल्स बनने के बाद में सब लोग फॉलो करेंगे? जरूरी है। ट्रैफिक रूल्स एक बार बन गए, सब लोग फॉलो कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। करेक्ट? तो बनाना सिर्फ काफी नहीं है, उसको रेगुलेट करना भी काफी है। तो मैं ना आज इस पूरे सेशन के अंदर आप ना इस आने वाले कुछ 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे से कम ही होगा, 1 घंटे के अंदर अंदर आप लोग ना ये सीख जाओगे कि लॉ इंडिया के अंदर बनता कैसे है, लॉ के सोर्सेस क्या है, यानी कि हमको लॉ मिलता कहां से। सर ऐसा कोई रेडीली अवेलेबल है क्या जहां से बुक हम ले ले, उसको पढ़ ले और किसी ने हमको दे रखा है? या फिर सर हम उसमें चेंजेस करते जाते हैं? कर सकते हैं मे बी। तो सर चेंजेस करने का प्रोसेस क्या है और बनाने का प्रोसेस क्या है, हमें यह भी जानना है सर। करेक्ट? ठीक है। उसके बाद में एक बार बन गया तो सर शांति से बैठ जाए क्या? हाँ सर, एक बार हमने मोटर व्हीकल एक्ट बना दिया, हमने बता दिया कि आपको रोड पर इस तरीके से गाड़ी चलानी है और आपको ये ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने हैं। हो गए क्या? नहीं हुए। मतलब सर हमको इन्फोर्स करना बहुत जरूरी है, हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि इसको लागू कैसे किया जाए और जो इसको मान नहीं रहे हैं उनके ऊपर क्या पेनल्टी लगाई जाए, यानी कि उसका एप्लीकेशन तगड़ा होना चाहिए। ठीक है? उसी के लिए हमने इंडिया के अंदर कुछ ऐसे बॉडीज बनाई हैं, यानी कि कुछ ऐसी हिंदी में संस्थाएं बोल सकते हो आप, जो क्या काम करती है, वो यही काम करती है कि वो ऊपर बैठे बैठे देखते हैं कि ढंग से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लॉ अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सर सिर्फ ऊपर बैठे बैठे देखते हैं, ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करते हैं क्या? बताऊंगा वो काम कौन करते हैं। ठीक है? और सर अगर कोई अपराध हो गया, अगर किसी ने कुछ भी रूल्स फॉलो नहीं करे, लॉ को ब्रेक कर दिया, तो क्या हमारे पास में हमारा खुद का जुडिशियल सिस्टम है? क्या हमारे पास में सुप्रीम कोर्ट है या हमारे पास में हाई कोर्ट है? सर ऐसे कोर्ट्स तो है हमारे यहां पर। सर बचपन से बॉलीवुड में पिक्चर्स में देखते आ रहे हैं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। सर वो यहां पर ही होता है क्या? यहां पर ही होता है बेटा। ठीक है? तो सुनो, इतनी सारी चीजें आज हम इस छोटे से वीडियो के अंदर देख लेंगे। माइंड यू, पहले से बोल रहा हूं, पढ़ाई नहीं है,
पूरा सीए फाउंडेशन का कोर्स नहीं है, आपको एक ओवरव्यू दिया जा रहा है, समझाया जा रहा है, आपको एक तसल्ली दी जा रही है। जो आपके माइंड में कीड़ा है ना, कीड़ा है ना कि बिजनेस लॉ आज तक पढ़ा नहीं है, देखना इनमें से ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो आपको पता नहीं है, और नहीं पता होगी तो अपन सही कर देंगे। ठीक है, चलो आ जाओ, अभी अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं बेटा, मैं हट जाता हूं, देख लो आप। आपने ना ऐसा कुछ कभी देखा है क्या? ऐसा कुछ कभी एकदम ध्यान गया है क्या? हाँ सर, इतना क्लियर दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं बेटा, यहां पर इतना लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सर हमको एक और न्यूज भी आई थी सर बीच में कि नया पार्लियामेंट हाउस बन चुका है सर। हाँ, हमारे इंडिया का नया पार्लियामेंट हाउस बना है। हाँ सर, कुछ कुछ वर्ड्स ना हमने सुने, जैसे हमने संविधान सुना है, कॉन्स्टिट्यूशन सुना है, हमने पार्लियामेंट सुना है, हमने राज्यसभा सुना है, हमने लोकसभा सुना है, हमने देखा है इलेक्शंस अलग अलग होते हैं, मेंबर्स होते हैं, जो सर जिनको हम इलेक्ट करते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। सर ये सारी चीजें हमने खुली खुली थोड़ी थोड़ी घर पे न्यूज़पेपर के थ्रू, न्यूज चैनल के थ्रू हमने सुनी है। ठीक है, इसको ना थोड़ा और सिस्टमेटिक कर देते हैं, आपको आज पूरी तरीके से बता देते हैं कि ये लॉ इंडिया के अंदर कैसे बनाया जा रहा है, इसको कैसे सींचा जा रहा है, कैसे बड़ा किया जा रहा है। ठीक है, सो गाइस, बॉयज एंड गर्ल्स, ये है हमारा संविधान, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, ये सिर्फ एक पेज का नहीं है बाबू, ये तो ऊपर ही ऊपर आपको सिर्फ बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है क्या। सर ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा यानी पीपल ऑफ इंडिया का एक ऐसा रूल बुक है, एक ऐसा चार्टर है, चार्टर मतलब कि सबसे आगे रहने वाला है, जो हमें दिशा देता है हमारे देश को। ये हमें बताता है कि हम कैसे एक रिपब्लिक कंट्री है। ये हमें बताता है कि हमारे जो स्तंभ है वो इक्वालिटी है, वो जस्टिस है। सर हमारे ये प्रॉपर स्तंभ है जिसके ऊपर हमारा ये पूरा संविधान खड़ा हुआ है। करेक्ट। एंड लास्ट में इस यहां पर जितने भी रूल्स बनाए गए हैं, इट इज फॉर द पीपल बाय द पीपल, मतलब कि हमने ही बनाया है, हमारे लिए बनाया है। सर आप कह रहे थे कि हम ही रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं। यस यस, बिल्कुल सही बात है, वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द कंट्री। करेक्ट, हमसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री कोई है नहीं। चलिए, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये संविधान है, ये जगह है जहां पर सब मेंबर्स बैठते हैं, ये वो जगह है जहां पर रूल्स को पास किया जाता है, ये वो जगह है जहां से पूरे कानून बनाए जाते हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़े दो चीज क्या हो गए, इंडिया की बात कर रहा हूं, सारे कंट्री का सिस्टम अलग अलग है बेटा, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। हम भारत देश की बात कर रहे हैं, हमारे पर जो रूल किया गया था वो ब्रिटिशर्स ने किया था, तब सिस्टम और कुछ था, आज सिस्टम और कुछ है, और हम बदलते समय के साथ में हम बहुत सारे बदलाव भी करते जा रहे हैं। करेक्ट। तो अभी मेरी बात सुनना कि हम संविधान के पास जाएंगे और हम पार्लियामेंट के पास में जाएंगे और हम यहां पर देखेंगे यहां से जो भी कानून हमारे तक पहुंचे हैं वो सही कानून है, मतलब हमारी एबीसीडी का ए ये है गाइस। ठीक है, तो ये मैंने बेस तैयार कर दिया आप लोगों का। अभी डायरेक्टली मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ में आपको समझाना चाहूंगा कि आखिरकार लॉ की जरूरत क्या है। तो अभी देखिए आप, तीन वर्ड्स है आपके सामने, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। करेक्ट, चैप्टर का नाम भी यही है, हम वर्ड बाय वर्ड समझते हैं यार। इंडियन यानी कि ऑब्वियसली हम भारत की बात कर रहे हैं, हम कंट्री की बात कर रहे हैं, क्योंकि हर कंट्री का अपना अपना अलग एक सिस्टम होता है, संविधान होता है। करेक्ट। रेगुलेटरी यानी कि रेगुलेट करना, रेगुलेट करना यानी कि किसी भी चीज को सिस्टम में बिठाना बेटा, उसे कहते हैं रेगुलेटरी। और फ्रेमवर्क होता है बेटा एक फॉर्मेट, इसके अलग अलग नाम हैं, आप इसे एक फॉर्मेट बोल सकते हैं, आप इसे मॉड्यूल बोल सकते हैं, यानी कि एक ऐसा साचा है, साचा जिसके अंदर उन्होंने सारे रूल्स को बिठा दिया है। करेक्ट। तो ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो एक कंट्री स्पेसिफिक है, जो कंट्री के अंदर रेगुलेशन को क्रिएट कर रहा है। तो हमको ये बात समझ में आ गई कि सर किसी भी कंट्री के अंदर उसका खुद का एक फ्रेमवर्क होता है, उसका खुद का एक मॉड्यूल होता है, उसका खुद का एक खांचा या साचा होता है। ठीक है, अभी सुनना मेरी बात। सर क्या हम हमारी कंट्री में अगर कोई भी कानून बनाना चाहते हैं तो उसको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सुनना सुनना, आगे प्रोसेस में आप लोग समझोगे, थोड़ा बेस तैयार कर दूंगा तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। अगर हमें देखना है कि कोई भी कानून हमारे देश के अंदर कैसे बन रहा है, तो आपको पहले यह जानना जरूरी है कि बना कौन रहा है। ठीक है, मैं हिंदी में लिखते जाता हूं, बना कौन रहा है यानी कि हु इज मेकिंग द लॉ। चलो सर, मेकिंग द लॉ वाला कॉन्सेप्ट आपने बहुत सिंपल कर दिया है, आपने हमको एक नाम बताया ऐसा जो हमको हमेशा याद रखना है, वो है सर पार्लियामेंट।
ठीक है, ठीक है। और इसका इसका एक सिंपल सा आंसर क्यों है, बिकॉज इंडिया इज अ पार्लियामेंट डेमोक्रेसी। ठीक है, हमारे यहां पर जो भी कानून आ रहे हैं सब बेटा यहां से आ रहे हैं। अच्छा, ये पता चल गया कि बना कौन रहा है, तो दूसरा पड़ाव हमारा क्या होना चाहिए, इसको एग्जीक्यूट करना है हमको। ठीक है, एग्जीक्यूट करना है मतलब इसको इंप्लीमेंट करना है, इसको लागू करना है। करेक्ट। चलो सर, ये इंप्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए हमें कुछ ऐसे बॉडीज चाहिए, हमें ऐसे कुछ संस्थाएं चाहिए जिनका एक नाम में लिख दूं आपको इजी लैंग्वेज में, अभी आपको आगे समझ में आएगा। वो है बेटा मिनिस्ट्रीज। क्या है? मिनिस्ट्रीज। हमने हमारे हिंदुस्तान में ऐसी मिनिस्ट्रीज बनाई है और उनके अंदर उनके डिपार्टमेंट्स बनाए हैं। करेक्ट। जिनका काम क्या है, उनका काम यह है चेक करने का कि जितना भी कानून बना है क्या वो अच्छे से फॉलो हो रहा है, क्या वो अच्छे से इंप्लीमेंट हो रहा है। ओके सर, ये हो गया। अब इसको मॉनिटर करना है, इसको मॉनिटर करना है, और सर इसको जुडिशियल सिस्टम में बिठाना है, जुडिशियल सिस्टम में। ठीक है, कि कुछ भी गड़बड़ होती है तो हम इसको कैसे अंजाम तक पहुंचाएंगे, उसके लिए हमारे पास है बेटा कोर्ट्स। हमारे पास में है कोर्ट्स। अब इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है सबसे ऊपर, हाई कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। टाइप्स ऑफ कोर्ट्स में आपको आगे बताने वाला हूं। मतलब हमने किया क्या है, हमने सबसे पहले बात यहां पर करी है बनता कैसे है। करेक्ट। उसके बाद में हमने बात करी है एग्जीक्यूट करने की, सॉरी, उसके बाद में हमने बात करी है मॉनिटर करने की। पता है मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया है इनडायरेक्टली, मैं आपको बताना चाहूंगा। इनडायरेक्टली मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट्स एक्सप्लेन करे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट्स एक्सप्लेन करे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। द फर्स्ट इज लेजिस्लेटिव, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान हमारा लेजिस्लेशन जिसे हम बोलते हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर यहां पर राज्यसभा और लोकसभा के अंदर फॉर्मेशन होता है, बनता है। उसके बाद जब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, तो यहां पर सर प्रेसिडेंट का नाम लिखा हुआ है या प्राइम मिनिस्टर का नाम लिखा हुआ है, ऐसा क्यों है? सर इंप्लीमेंट किया जा रहा है ना, उन्हीं के थ्रू तो सारी मिनिस्ट्रीज बनाई जा रही है नीचे तक। जो डेलीगेशन का काम दिया जा रहा है, काम को डेलीगेट किया जा रहा है, नीचे तक भेजा जा रहा है, वो इस लेवल पे किया जा रहा है। और सर एट लास्ट जुडिशियल, यानी कि अब हमको सारी चीजों को जुडिशियल सिस्टम में बिठाना है, तो यहां पर हाईएस्ट अथॉरिटी है हमारे पास में सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सो वेरी सिंपल। आप ये बोल सकते हो कि पार्लियामेंट हमारे यहां पर क्या काम कर रहा है, पार्लियामेंट इज मेकिंग द लॉ। हम ये बोल सकते हैं मेकिंग द लॉ। ठीक है, लॉ बनाने का काम पूरा का पूरा पार्लियामेंट के पास में है, उनके पास में पावर है, पावर टू मेक लॉ। सर पावर के साथ में क्या हम ये बोल सकते हैं बदलाव की पावर भी इनके पास में है? क्या चेंज भी कर सकते हैं? यस, चेंज करने की पावर भी पार्लियामेंट के पास में है। सर एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट क्या कर रही है? एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट, ये जो सबसे पहले आपने ऊपर लिखा ना सर, ये लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट है। क्या है? लेजिस्लेटिव। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, और एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट क्या कर रही है यहां पर? ये एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट के पास में ये पावर है कि जो भी लॉ बना है उसको एक्शन में लाना है, ब्रिंग इनटू एक्शन। ठीक है, एक्शन में लाने का काम इनका है। ये देखेंगे ग्राउंड लेवल तक वो चीज जा रही है कि नहीं जा रही है। एंड एट लास्ट जुडिशरी, एट लास्ट जुडिशरी, जुडिशरी के पास में पावर है किस चीज की? क्या ये सुनना, क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या सुप्रीम कोर्ट इंडिया में, सुप्रीम कोर्ट इंडिया में लॉ बनाता है? सर सुप्रीम कोर्ट लॉ बनाता नहीं है, लॉ को इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रेट करना मतलब उसका मीनिंग निकालता है और जस्टिस तक पहुंचाता है। जिस भी केस में जस्टिस ना हो, सुप्रीम कोर्ट लॉ को पढ़ेगा, उसका मीनिंग निकालेगा और उसको अप्लाई करेगा। तो इसीलिए जुडिशरी के पास में पावर बनाने की नहीं है, बट यहां पर जजमेंट्स देने की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास में है, या फिर जुडिशरी लेवल पर जितने भी कोर्ट्स हैं उन सब की बात हम लोग यहां पर कर रहे हैं। ऐसे 3 लेवल में यहां पर आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड है। अब आपके पास में बेस तैयार है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया में एक सिंपल सी बात है कि इंडिया पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। हमारे यहां अल्टीमेट अल्टीमेट लॉ बनाने वाली बॉडी कौन है? पार्लियामेंट है। और पार्लियामेंट ने अगर कोई रूल बनाया है, करेक्ट, तो वो पूरे हिंदुस्तान में फॉलो किया जाएगा। सर 2 मिनट, हमने 2 नाम सुने हैं सर,
आप प्लीज बताइए हमको। हम हमेशा सुनते हैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, और एक स्टेट गवर्नमेंट है, ऐसी दो चीजें सर हमने सीख रखी है, करेक्ट। अभी मेरी बात सुनना सर, हम यहां पर इस फॉर्मेट को फॉलो क्यों करते हैं? क्या एक गवर्नमेंट नहीं हो सकती है? उसका डिस्कशन आगे होने वाला है, ठीक है। अभी मैं आपको इंडिया के बारे में बता रहा हूं, हमारा देश का पूरा स्ट्रक्चर कैसा है वो बता रहा हूं, आपको मजा आएगा सुन के, और ये सुनते सुनते आपको समझ में आ जाएगा कि लॉ कैसे बन रहा है, ठीक है। सुनना, अगर कोई लॉ पास हुआ है पार्लियामेंट के अंदर, तो वो पूरे या फिर किसी पोर्शन ऑफ इंडिया के ऊपर अप्लाई हो सकता है, जैसा पार्लियामेंट का ऑर्डर होगा वैसा। अब देखिए, अगर कोई ऐसा एक्ट है, कोई ऐसा लॉ है जो पास किया गया है स्टेट लेजिस्लेचर ने, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ने, तो वो सिर्फ अप्लाई होगा उसी के खुद के स्टेट में। राजस्थान गवर्नमेंट ने निकाला तो राजस्थान पे अप्लाई होगा, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने निकाला तो मध्य प्रदेश पे अप्लाई होगा, जो भी स्टेट कंसर्न्ड है हम उसकी बात कर रहे हैं। मतलब सर एक बात का और खुलासा हो चुका है कि अभी तक तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन के 3 पार्ट्स हमको समझाए, अब आपने हमको गवर्नमेंट की भी 2 स्टेप समझा दी कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट है। तो सर ऐसा क्यों है, आइए देखते हैं। अब ना आपको और क्लैरिटी आएगी। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का आपने नाम सुन लिया ना, अब मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार हमारी इंडिया, हमारा जो देश है, वो इस मोमेंट पे किस टाइप का स्ट्रक्चर फॉलो करता है, ठीक है। देखो, आप लोग ना फ्यूचर चार्टेड अकाउंटेंट हो, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि पूरा देश चलता कैसे है, देश के अंदर जो भी कानून बन रहा है वो कैसे बनता है, और जब तक आपको ये स्ट्रक्चर मालूम नहीं होगा ना, स्मार्टनेस नहीं आएगी बेटा। आ जाओ, क्या है ना, थोड़ा पीछे जाते हैं, ब्रिटिशर्स की बात करते हैं, ठीक है। ब्रिटिशर्स जब हमारे ऊपर रूल कर रहे थे तो सिंगल गवर्नमेंट के साथ में वो रूल करते थे, यानी कि बेटा हम उसको बोलते थे यूनिटरी। यूनिटरी मतलब होता है बेटा वन, ठीक है, वन। तो उसके बाद में क्या हुआ कि जब स्टार्टिंग से वो हमारे ऊपर रूल कर रहे थे तो यूनिटरी सिस्टम चलता था, जिसे हम बोलते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट, करेक्ट। यहां पर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ओनली वन गवर्नमेंट विल रूल, ओनली वन गवर्नमेंट, ठीक है। अभी आप देख रहे हो ना, अभी आपने बात करी ना, अभी हमारे पास में क्या है, हमारे पास में सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और हमारे पास में स्टेट गवर्नमेंट भी है, करेक्ट। अभी की स्थिति यह है, इसको बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट। वी फॉलो फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम। तो सर ये हमने कर दिया था क्या? नहीं, मैं बताऊंगा। ये भी ना ब्रिटिशर्स हमारे लिए थोड़ा सा काम करके गए, ठीक है। सुनना, तो यूनिटरी होती है सिंगल गवर्नमेंट, यानी कि पूरी की पूरी जो पावर है, पॉलिटिकल पावर है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही गवर्नमेंट के पास में होगी, एक ही अथॉरिटी के पास में होगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। अब सुनना, क्योंकि एक ही पर्सन है, ये अपने हिसाब से रूल्स बनाएगा, अपने हिसाब से कानून बनाएगा, फ्लेक्सिबल होता है, अपने हिसाब से जो चाहिए वो करेगा, यूनिफॉर्म, पूरे देश के लिए एक जैसा कानून बनेगा, यूनिफॉर्म, ठीक है। बट यहां पर क्या है ना, फेडरल गवर्नमेंट में यहां पर 2 गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। जो पावर है वो डिवाइडेड होती है 2 लोगों के बीच में, और यहां पर क्या है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ भी बदलाव करना है ना, तो उसे स्टेट गवर्नमेंट के साथ में करना पड़ता है, स्टेट गवर्नमेंट से भी बात करनी पड़ती है। अलग अलग टाइप के लॉज अलग अलग स्टेट्स में चलते हैं, तो थोड़ा सा इसको रिजिड माना जाता है। सर हम कौन है बेटा? इंडिया ना मिक्स्ड इकोनॉमी बहुत अच्छे से फॉलो करती है, ठीक है। तो क्या है ना, हम लोग ना हाइब्रिड लीगल सिस्टम फॉलो करते हैं। सर अभी आप बोल रहे थे कि हम यूनिटरी छोड़ के फेडरल में आ चुके हैं, पर कोई कोई फीचर्स ना हमारे पास में आज भी यूनिटरी वाले हैं। इन केसेस ऑफ इमरजेंसी, जब देश में इमरजेंसी होती है ना, तो हमारे प्रेसिडेंट के पास में पावर है कि वो फटाफट आ सकते हैं और वो पूरे स्टेट के ऊपर अपना राज लागू कर सकते हैं, ठीक है। मैं ज्यादा हैवी वर्ड्स आपके ऊपर नहीं फेंक रहा हूं, अभी आपको मजा नहीं आएगा। तो ये फेडरल है और यूनिटरी है, पर हम सभी लोग फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि इंडिया फेडरल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में चलती है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया है कि ये जो लॉ है ये हमारे पास में आता कहां से है, करेक्ट। देखो, आप पढ़ चुके हो सोर्सेज ऑफ लॉ। सबसे पहला सोर्स जो है बेटा वो है कॉन्स्टिट्यूशन, करेक्ट। सबसे पहला है कॉन्स्टिट्यूशन। क्या इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने बात कर ली है कि हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान हमारे लिए सबसे बड़ा है। हाँ, तो इसीलिए जितना भी लॉ बनाया गया है, जितना भी लॉ बनाया गया है, ठीक है। अब इसके लिए एक अच्छा खतरनाक वर्ड लिख रहा हूं बेटा मैं, इसको बोलते हैं स्टैट्यूट। क्या बोलते हैं? स्टैट्यूट, ठीक है। जितने भी स्टैट्यूट्स, जितने भी लॉ बनाए जाते हैं, कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाता है, ठीक है। और सर अभी हम पढ़ के आए हैं स्टेट असेंबलीज भी है हमारे पास में, करेक्ट। स्टेट लेवल पे जो बनाया जाता है, सर ये सब कुछ हमारा सोर्स है। संविधान हमारा सोर्स है। सोर्स मतलब लॉ आता कहां से है। लॉ को अगर चेक करना हो तो हमें कहां जाना पड़ेगा?
हमें देखना है कि इसका जन्म कहां से होता है, तो बेटा वो सोर्स ऑफ लॉ है। करेक्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ एंड स्टैट्यूट मेड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज। अब सुनना, थर्ड और फोर्थ बड़ा खतरनाक है बेटा, थर्ड और फोर्थ बड़ा खतरनाक है। थर्ड पॉइंट ये बोलता है एनी काइंड ऑफ प्रेसिडेंट्स और जुडिशियल डिसीजंस बाय वेरियस कोर्ट्स। अब आपको समझ में आ जाएगा। इसका मतलब सर हमारे यहां पर जितने भी कोर्ट्स ने जजमेंट दिए ना, हम सुनते हैं सर कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जजमेंट दिया, वैसा जजमेंट दिया। सर क्या ये जजमेंट भी एक तरीके का लॉ है? हाँ जी, ये लॉ का हिस्सा है। इन्हें बोलते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट वाला प्रेसिडेंट नहीं, या प्रेसिडेंट इसका मतलब कि जो ऑलरेडी सेट कर दिया है, यानी कि जो ऑलरेडी एक कोर्ट ने जजमेंट देकर उसको डन कर दिया है। सर इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो बोल दिया ना, सबको सुनना पड़ेगा। तो ये ऐसा जुडिशियल डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी दे रखा है, सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी, सर ये भी अपने आप में लॉ का एक हिस्सा है। और आखिरी पॉइंट बच्चा ये है कस्टम्स एंड यूसेजेस। इसका नाम है कस्टमरी लॉ। ओए होए 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 बच्चों, पता है ना, हिंदुस्तान देश ऐसा देश है जहां पर बहुत सारी परंपराएं हैं, बहुत सारे समाज हैं, बहुत सारे अलग अलग एरियाज के अलग अलग रूल्स हैं। हमारे इंडिया के अंदर अगर सिर्फ कागज से लॉ बन जाता तो बेटा बहुत इजी हो जाता। तो इसीलिए हमारे संविधान के साथ में एक और चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वो है कस्टम। क्या होता है ना, कभी कभी कस्टम और यूसेज यानी कि परंपरा के हिसाब से आपको लॉ बनाते टाइम इसका भी ध्यान रखना पड़ता है, कस्टमरी लॉ का। तो हमारे यहां पर ना जो रूल्स बने हुए, कानून बने हुए, वो कस्टम और परंपरा को ध्यान में रखते हुए बने हुए बेटा, ठीक है। मैं सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं कोई लॉ जो स्पेसिफिक रिलीजन से रिलेटेड हो, नहीं, मैं बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली हो सकता है कोई भी बिजनेस के अंदर भी कोई कस्टम हो, कोई यूसेज हो, उसको फॉलो किया जाता है। जैसे हम बात करें गोल्ड मार्केट की, या हम बात करें सराफा मार्केट की, वहां पर ट्रेडिंग करने का तरीका अलग है। तो वहां सालों से जो ट्रेडिंग करने का तरीका है, परंपरा है, उसको ध्यान में रखते हुए रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा डीप में आपको जाना नहीं है। ये था बेटा सोर्सेज ऑफ लॉज। ध्यान रखना, मैं थोड़ा अलग फ्लो फॉलो कर रहा हूं। मैंने आपको अभी तक बताया इंडिया का स्ट्रक्चर, फिर मैंने आपको बताया कि लॉ हमारे यहां पर बनता कैसे, तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। करेक्ट, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब सुनना, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ऑलरेडी सुन के आ गए हो, फेडरल गवर्नमेंट आपको समझ में आ गया है, यूनिटरी गवर्नमेंट आपको समझ में आ गया है। अब मेरे ख्याल से आप तैयार हो ये समझने के लिए कि सर लॉ क्या है। सर अब बता रहे हो आप लॉ क्या है? हाँ जी, अभी आपको समझ में आ गया ना कि कानून बनता कैसे है, थोड़ा बहुत आइडिया लग गया ना। आ जाओ डेफिनेशन पढ़ते हैं। लॉ क्या है? लॉ कुछ नहीं बेटा, एक बंडल है। बंडल क्या क्या है सर इस बंडल के अंदर? इस बंडल के अंदर है ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज। सर ये ऐसे ऑब्लिगेशन है, यानी कि ऐसी चीजें जो हमको करना अति आवश्यक है। मुझे एक बात बताओ, लॉ कभी ऑप्शनल होगा तो आप फॉलो करोगे क्या? अरे कभी ऑप्शनल होगा तो फॉलो करोगे क्या? आप बोलोगे अच्छा, मैं आपको बोलूंगा आप घूमने जा रहे हो गोवा, यहां पर बीच पे कचरा मत फैलाइए, अगर नहीं फैलाएंगे तो अच्छा रहेगा। और अगर मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपने कचरा फैलाया तो आपके ऊपर 500 रुपीज का हाथों हाथ यहां पर फाइन लगेगा, और इसके लिए एक बंदा यहां पर खड़ा हुआ है। क्या खतरनाक है? ऑप्शनल नहीं होता है लॉ, एक तरीके का ऑब्लिगेशन है, एक तरीके की ड्यूटी है जो हमारे ऊपर कौन इंपोज कर रहा है? गवर्नमेंट इंपोज कर रही है। कुछ रीजन होगा ना, कुछ तो रीजन होगा ना। आपको नहीं लगता कि हर एक लॉ के पीछे एक पर्पस होता है? हर एक लॉ के पीछे पर्पस होता है। सर क्यों कर रहे हैं? हमें कानून की जरूरत क्या है? हमें संविधान की जरूरत क्या है? अरे यार कैसी बातें कर रहे हो बच्चों। वेलफेयर के लिए और जस्टिस के लिए, दो रीजन है। वेलफेयर के लिए हमें सबका भला करना है, और जस्टिस के लिए यानी सबके साथ में न्याय करना है। ये दोनों रीजंस के लिए, इन दोनों पर्पस के लिए हमें सोसाइटी को ये दोनों चीजें देनी है। इसके लिए गवर्नमेंट इंपोज करती है ऑब्लिगेशन और ड्यूटीज। वेरी सिंपल, लॉ की डेफिनेशन आपको समझ में आ चुकी है। अब मेरी बात सुनना, अगर हम इस बात को आगे ले चले तो सर हम एक वर्ड ना बहुत बार बार सुनते हैं, एक वर्ड बहुत ज्यादा बार बार सुनते हैं हम लोग, और वो है एक्ट। एक्ट, जब मैंने आपको पहले वीडियो के अंदर चैप्टर्स के नाम बताए तो आपने सुना होगा एक्ट 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 एक्ट, सारे चैप्टर्स में एक्ट लिखा हुआ है। सर ये एक्ट क्या है? चलो तो अब हम बात करेंगे एक्ट।
एक्ट बनता कैसे है, इसकी जो जर्नी है बेटा वो चालू होती है एक शब्द से, वो है बिल। इस शब्द से इसकी जर्नी स्टार्ट होती है बेटा, ठीक है। और वो फाइनली ये ऐसा कागज होता है जो एक मात्र कागज होता है, ड्राफ्ट होता है या प्रपोजल होता है। कितनी चीजें बोल दी बेटा मैंने। इसको आप बोल सकते हो कि ये ड्राफ्ट होता है या ये एक प्रपोजल होता है। चलो ठीक है सर, क्या कोई भी रूल हमको अगर इंडिया के अंदर अगर हमको कोई भी रूल बनाना है, कोई भी कानून बनाना है, लॉ बनाना है, तो क्या सर हम डायरेक्टली उसको बोल दे, सबको अनाउंसमेंट कर दे फटाफट? हाँ सर, एक बात बताइए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी इंडिया के अंदर आए तो एकदम से आ गया क्या सर? सर हमको तो ऐसा ही लगा सर अनाउंसमेंट हुई। अरे भैया, जीएसटी आपके लिए अनाउंसमेंट अभी होगी, उसको बहुत पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, उसका प्रोसेस फॉलो किया गया था, मल्टीपल बार पढ़ा गया था, फिर उसमें चेंजेस किए गए थे, मेजोरिटी के साथ में उसको पास किया गया था, बहुत सारी चीजें। आ जाओ बताता हूं मैं, सुनो मेरी बात। सर बिल एक ऐसा पेपर है, ड्राफ्ट है, प्रपोजल है, जिस चीज के बारे में मुझे कानून पास करना है, इसको तैयार किया जाता है और इसको प्रेजेंट किया जाता है। कहां पर प्रेजेंट किया जाता है सर? बोथ दी हाउसेस, बोथ दी हाउसेस में इसको प्रेजेंट किया जाता है। हमारे दो हाउसेस सर, राज्यसभा और लोकसभा। मतलब सर आप बोलना चाह रहे हो कि पार्लियामेंट में इसको प्रपोज किया जाएगा, इस ड्राफ्ट को सबके सामने रखा जाएगा, राज्यसभा और लोकसभा में जब सभी मेंबर्स मेजोरिटी के साथ में बोल देते हैं कि हाँ यार हमें अच्छा लग रहा है, यहां पर इस मुकाम पे मल्टीपल रीडिंग्स होगी, ये रीडिंग्स होने के बाद में चेंजेस किए जाएंगे। आपने वो सेशन देखे होंगे ना जहां पर लड़ाइयां हो जाती कभी कभी, वो सब ये यहां पर ही चल रहा है। और ये मल्टीपल रीडिंग्स होने के बाद में मेजोरिटी से अगर वोटिंग के साथ में ये बिल पास हो जाता है तो ये बिल आगे प्रोसेस में जाता है। और अभी भी एक्ट ये बना नहीं है, इसको एक्ट बनाने के लिए हमें दो काम करने पड़ेंगे। एक, हमको इस पे प्रेसिडेंट की सिग्नेचर लेनी पड़ेगी, ठीक है, प्रेसिडेंट की सिग्नेचर लेनी पड़ेगी। और दूसरा, इंडिया का यानी कि हमारे भारत का एक न्यूज़पेपर है जो खुद का न्यूज़पेपर है, जिसको बोला जाता है राजपत्र, ठीक है, जिसके लिए सही वर्ड है बेटा ऑफिशियल गैजेट। क्या वर्ड है? ऑफिशियल गैजेट, ठीक है। अभी मेरी बात सुनना सर, ये क्या है? अगर यहां पर गवर्नमेंट को कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर देनी है, जनता को बतानी है ऑफिशियल तरीके से, जैसे दूरदर्शन, आपने सुना है दूरदर्शन हमारी गवर्नमेंट की चैनल है, गवर्नमेंट को पहली बार डिमोनेटाइजेशन का, नोटबंदी का अगर अनाउंसमेंट भी करना है तो वो वहां करेंगे, ठीक है। तो सर वैसे ये इनका पेपर है, यहां पर ऑफिशियल गैजेट में एक बार प्रेसिडेंट का सिग्नेचर करा हुआ एक कोई बिल यहां तक मेजोरिटी से पास होने के बाद में आ गया, अब वो फाइनली बन जाता है। और सर एक बार एक्ट बन गया, अब खतरनाक काम होगा सर, अब वो बन गया हमारा कानून। देखते हो ना आप, एक्ट के बाद में साल लिखे रहते हैं, 1932, 1857, 2016, 2015, मतलब उस साल में उसको पास किया गया है, पार्लियामेंट ने उसको पास किया। ध्यान रखना, जब पार्लियामेंट में ये पास हुआ है उसका ईयर अलग हो सकता है, उसका साल अलग हो सकता है, और उसका इंप्लीमेंटेशन का साल अलग हो सकता है। हो सकता है 2016 में उसको पास किया गया, पर उसमें लिखा हुआ है कि ये अप्लाई होगा 2018 से पूरे देश में, तो इंप्लीमेंटेशन की डेट अलग हो सकती है, पास होने की डेट अलग हो सकती है। सर ये पूरी चीज जो आपने समझाई है ये क्या है? इसे बोलते हैं प्रोसेस ऑफ लॉ। क्या बोलते हैं इसे? प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ लॉ। ये देखो, ये पूरा प्रोसेस है। व्हेन अ लॉ इज प्रपोज्ड इन पार्लियामेंट, क्या बोला सबसे पहले? लॉ को प्रपोज किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर, तो उसे बिल बोलते हैं, करेक्ट। क्या होता है? डिस्कशन होता है, डिबेट होती है, लोकसभा के अंदर जाता है, राज्यसभा के अंदर जाता है, दोनों जगह से यहां पर असेंट मिलती है, यानी कि हां करते हैं मेजोरिटी के साथ में, फिर प्रेसिडेंट उसके लिए परमिशन देता है, फिर फाइनली गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करती है, पब्लिकेशन यानी कि छपाया जाता है उसको ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया में, और वो अप्लाई होता है जब से नोटिफाई होता है, जो भी उसकी इफेक्टिव डेट होती है, जो भी लिखी हुई इफेक्टिव डेट है, उससे वो पूरे जहां जहां अप्लाई होना है वो हो जाता है। तो जैसे ही एक बिल ऑफिशियल गैजेट में आ जाता है, प्रेसिडेंट की सिग्नेचर बन जाती है, एक्ट बन जाता है, यानी कि ये जर्नी है बिल से एक्ट बनने की। अब आप देख लो, देश में जो भी कानून बने बेटा वो सब एक्ट बन के ही बने हैं,
ठीक है, सब एक्ट बन के ही बने हैं और उसकी यही जर्नी पूरी की पूरी रही होगी। अगर आपको अच्छे प्रेजेंटेशन की तरीके से देखना हो बेटा तो आप देख सकते हो ऐसा। कोई भी यहां तो अमेंडमेंट बिल लिखा हुआ बेटा, अमेंडमेंट की जगह आप नॉर्मल बोल सकते हो कि एक बिल एक्ट कैसे बनता है, एक बिल एक्ट कैसे बनता है देख लो। लोकसभा राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया, डिस्कशन किया, वोटिंग करी, दोनों जगह पास किया, वोट्स को काउंट किया, मेजोरिटी होनी चाहिए, राज्यसभा लोकसभा मिलकर दोनों जगह पास होना चाहिए, प्रेसिडेंट के पास भेजा, प्रेसिडेंट ने अपनी सिग्नेचर दी और बिल बन गया एक्ट। यही सिस्टम है बेटा जो हर चीज के लिए हमारे देश के अंदर लागू होता है। अब सर लड़ाइयां नहीं होनी चाहिए, हमें इतना पता है, लड़ाइयां नहीं होनी चाहिए सर। मतलब आपने हमको बोला कि हमारे यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट है और हमारे यहां पर स्टेट गवर्नमेंट है, तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या काम करेगी और स्टेट गवर्नमेंट क्या काम करेगा, यह बताइए कि क्या इनको डिवाइड नहीं कर सकते ताकि लड़ाई ना हो? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया इंडिया के अंदर जिसे कहते हैं बेटा लिस्ट। क्या बोलते हैं? लिस्ट। सर टोटल 3 तरीके की लिस्ट हम लोगों ने बनाई है, 3 तरीके की। एक लिस्ट है जो जिसके अंदर नाम लिखा गया है, जिसके अंदर नाम लिखा गया है कि ये वो सारे काम करेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में अथॉरिटी है सारे काम करने। तो हमने बोला लड़ाई ना हो, एक काम करो, सेंट्रल गवर्नमेंट के काम सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में लिख दो, उसका नाम रख दो यूनियन लिस्ट। स्टेट गवर्नमेंट के काम सारे उसकी लिस्ट के अंदर कर दो, ठीक है, स्टेट लिस्ट। और कुछ काम ऐसे होंगे जो दोनों मिलकर, देखो प्लस बन रहा है ना, प्लस, अरे बच्चा आपके लिए प्लस बनाया ना, ये प्लस, हाँ, दोनों मिलकर करना चाहते हैं, क्या ऐसे भी कोई काम है? तो हो सकते हैं। तो उसका हमने नाम क्या रख दिया? उसका हमने नाम रख दिया जॉइंट लिस्ट। जॉइंट लिस्ट, ठीक है। तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और जॉइंट लिस्ट। आपको एग्जांपल देख रहे हैं, कुछ आपको देखना है कि सर कौन कौन से काम होते हैं जो तीनों में बांटे गए, देख लो। एग्जांपल दे रखे मैंने आप लोगों के लिए। यूनियन लिस्ट मतलब डिफेंस का मामला सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, आर्म्ड फोर्सेस का मामला सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, एटॉमिक एनर्जी, नेशनल हाईवेज, पूरे देश में रेलवे, पूरे देश में बैंकिंग, अरे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी बड़ी जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सीबीआई, सब किसके पास में? सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी, उनकी लिस्ट के अंदर आता है यूनियन लिस्ट। इस लिस्ट में जो भी नाम लिखे गए हैं उन चीजों से रिलेटेड कोई भी कानून पास करने का हक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा? हलवा खाएगा क्या? नहीं सर, स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के लिए काम करेगा। सर देखो ये क्या करेगा, ये एग्रीकल्चर दे सकता है खुद के स्टेट में, टूरिज्म देख सकता है खुद के स्टेट में, टोल कलेक्शन कैसे होगा, उसका रेवेन्यू कितना है वो अपने स्टेट में देख सकता है, बराबर। सैलरी और अलाउंसेस कैसे बटेंगे उनके देश में वो देख सकता है, उनके स्टेट में पेंशन कितनी बांटनी है वो खुद डिसीजन ले सकते हैं। स्टेट अपना खुद का काम करेगा। अब कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो दोनों को मिलकर करना पड़ेगा, अकेले के बस की बात नहीं है, वरना देश चल नहीं पाएगा। जैसे एजुकेशन, एजुकेशन स्टेट वाइज अलग अलग, सर गवर्नमेंट को मिलना पड़ेगा, स्टेट और सेंट्रल को। पॉपुलेशन कंट्रोल दोनों को मिलके करना पड़ेगा, फॉरेस्ट को बचाना है दोनों को मिलके करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी की बातें हैं दोनों को मिलके करना पड़ेगा, रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स के बारे में कुछ करना है दोनों को मिलके करना पड़ेगा, किसी भी तरीके की इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग करनी है मिलके करना पड़ेगा, ठीक है। अभी एग्जांपल करेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, ठीक है। सो ये 3 तरीके की लिस्ट है बेटा, 3 तरीके की लिस्ट है जिसमें हम लोगों ने काम डिवाइड कर लिया कि यूनियन लिस्ट में वो चीजें लिखी गई है जिसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है बनाने का, लॉस। स्टेट में वो लिखा गया है जो स्टेट के पास में पावर है, और दोनों मिलकर दोनों के पास में जिस चीज की पावर है उसे बोलते हैं जॉइंट लिस्ट। इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। वेरी सिंपल यार, कितना सिंपल चल रहा है लेक्चर, हाँ एकदम सिंपल चल रहा है। सर कुछ एग्जांपल दीजिए। हमने सुना है सर इनकम टैक्स, सर हमारी इनकम पे टैक्स लगता है सर, हमने सुना है सर इनकम टैक्स। हाँ ये इनकम टैक्स सर क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास में कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, ठीक है। सर हमने ये भी सुना है
हम कोई भी जमीन खरीदने जाते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी लगती है सर, हम कोई भी पेपर की रजिस्ट्री करवाते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी लगती है सर, स्टैम्प ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी हमने सुना है सर। ये स्टैम्प ड्यूटी क्या है? हाँ सर, ये एक तरीका है गवर्नमेंट का ये बोलने का कि अगर आप कोई भी सेल या परचेस कर रहे हो, कोई भी पेपर बना रहे हो, उस लीगल डॉक्यूमेंट, अगर उस डॉक्यूमेंट को लीगल बनाना चाहते हो तो आपको एक स्टैम्प की वैल्यू हमें देनी पड़ेगी, जिससे उस पेपर में वजन आएगा, उसकी वैल्यू बढ़ेगी और आप उसको तोड़ोगे नहीं, ब्रेक नहीं करोगे, ब्रीच नहीं करोगे, यानी कि उसका उल्लंघन नहीं करोगे। ठीक है, तो ऐसा स्टैम्प ड्यूटी का जो काम है ये ना दोनों के पास में, मतलब ये आएगा कॉन्करेंट लिस्ट में, जॉइंट लिस्ट के अंदर। चलिए अब मैं आगे आपको बताने वाला हूं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होने वाला है, वो है टाइप्स ऑफ लॉज इन इंडियन लीगल सिस्टम, यानी कि हम कितने तरीके के लॉ जो है उनको हम जनरली देखते हैं और सुनते हैं। तो आपने आपकी रोजाना की जिंदगी में दो नाम हमेशा सुने होंगे बेटा, पहला होता है क्रिमिनल लॉ, ठीक है, फर्स्ट वन इज कॉल्ड क्रिमिनल लॉ एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड सिविल लॉ। अब मेरी बात सुनना, इसके तो नाम में ही क्राइम है, जब भी क्राइम से रिलेटेड कोई भी चीजें होगी तो वो क्रिमिनल लॉ के अंडर यहां पर आएगा, और जब भी यहां पर कोई नॉर्मल डिस्प्यूट्स होते हैं, डिस्प्यूट्स, ठीक है, हाँ, उन डिस्प्यूट्स को सुलझाने के लिए हम लोग आते हैं सिविल लॉ। देखो सिविल मतलब हम बोलते हैं ना यार, थोड़ा सा सिविलियंस हो, सिविलियंस मतलब आप इंडियन सिविलियन हो, अच्छे से रहो, देश के अंदर कानून मेंटेन करो। मतलब सर अगर यहां पर गड़बड़ हो गई ना, हम थोड़ा सा समझौता करेंगे, पेनल्टी लगाएंगे, पैसा देंगे, लेंगे, काम खत्म करेंगे। अरे पर सर अगर किसी को मार दिया है, किसी का रेप कर दिया है, ऐसा कुछ गड़बड़ कर दी है तो वो क्राइम है। तो क्रिमिनल लॉ यहां पर आता है और सिविल लॉ यहां पर आता है। एक एक करके दोनों के बारे में आपको बताता हूं। क्रिमिनल लॉ, आपने नाम सुना होगा बेटा, इंडियन पीनल कोड आईपीसी और सीआरपीसी, ठीक है सर, ये ऐसे एक्ट है जो दोनों एक्ट बात करते हैं इंडिया के अंदर कानून व्यवस्था कैसी होगी अगर क्राइम की बात कर रहे हैं। आपने सुना होगा आईपीसी की धारा लग जाएगी, हाँ वो आईपीसी ये है बेटा, एक एक्ट है 1860 का, वो हमारे यहां पर लागू होता है, और सीआरपीसी दूसरा एक्ट है जो लागू होता है। दोनों का काम क्या है? आईपीसी ये बताएगा कि क्राइम अगर ऐसा हुआ, इस नेचर का हुआ, तो उसकी पनिशमेंट ऐसी होगी, ठीक है, पर उसको प्रोसीजर क्या है, उसको दंड देना कैसे है, उसका प्रोसीजर क्या है, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, वो बताता है सीआरपीसी। पर ना बदलाव आ गया है, अरे बदलते भारत के बदलते लोग हैं हम लोग, हमारा खुद का संविधान नहीं है, अरे सर ये ब्रिटिशर्स दे गए हमको, तो हमने क्या करा है, हमने हमारा एक्ट बनाया है बेटा, आ चुका है, जिसका नाम है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता, और सीआरपीसी की जगह आ गया बेटा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, संहिता मतलब एक्ट, ठीक है। तो ये आपके लिए नॉलेज के लिए मैंने यहां पर अपडेट किया है। अब एग्जाम्पल क्रिमिनल लॉ के तो है, मर्डर है, रेप है, थेफ्ट है, फ्रॉड है, असॉल्ट करना किसी को, ये सब क्रिमिनल लॉ के अंदर आता है। अगर हम बात करें सिविल लॉ की, जैसे कि मैंने आपको बताया, सिविल लॉ आपको क्या लगता है, सिविल लॉ दंड पे ज्यादा फोकस करता है या फिर सिविल लॉ रिजॉल्व करने में ज्यादा फोकस करता है? तो सिविल लॉ बेटा रिजॉल्व करने में मेहनत करता है, यानी कि अगर कोई भी डिस्प्यूट हुआ है, उस डिस्प्यूट को रिजोल्यूशन की तरफ ले जाना है, ना कि पनिशमेंट की तरफ ले जाना है। पनिशमेंट के लिए सिविल लॉ नहीं, क्रिमिनल लॉ पनिशमेंट की तरफ हावी है, और सिविल लॉ डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाने के लिए काम करता है, ठीक है। अब सर जैसे मैंने किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको मेरा लैपटॉप बेचूंगा, मैंने पैसे भी ले लिए और मैंने लैपटॉप नहीं बेचा, कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ हो गई, गुड्स को मैंने डिलीवर नहीं किया, मैंने एसी खरीदा, एसी के डब्बे के अंदर पपीता निकला तो क्या करोगे सर, क्या करेंगे, सिविल मैटर है ये, तो हमें हमारा भरपाई होनी चाहिए, ठीक है। तो ये गुड्स की नॉन डिलीवरी है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना ढंग से, किसी को पैसा दिया उसकी रिकवरी करना है, लैंडलॉर्ड से झगड़ा हो गया, मालिक से झगड़ा हो गया, ये सब चीजें बेटा सिविल मैटर्स के अंदर आता है और सिविल लॉ के अंदर कवर होता है। और आप यहां पर इंडिविजुअल का मैटर हो, किसी कंपनी का मैटर हो, सब कुछ सिविल लॉ के अंदर आएगा, ठीक है। दो मेजॉरिटी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए टाइप्स ऑफ लॉ। तीसरा टाइप है बेटा बड़ा खतरनाक, जिसका नाम है कॉमन लॉ। ये थर्ड टाइप है, थर्ड टाइप, ठीक है। अभी मेरी बात समझना, सर ये क्या बात हुई, मैं आपको बताऊं, सोर्सेज ऑफ लॉ के अंदर आप पढ़ के आए हो ना, जुडिशियल डिसीजंस, मैंने आपको बताया था
कि जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजंस दिए हैं सर वो भी अपने आप में एक तरीके का लॉ है सर, उसका दूसरा नाम ना कॉमन लॉ है। कॉमन लॉ मतलब सर ऐसा डिसीजन जो जुडिशियल नेचर का है, जो ऑलरेडी कोर्ट दे चुका है, उसको कॉमन लॉ बोला जाता है। केस लॉ, केस लॉ एक कॉमन लॉ है सर। यहां पर हमें किसकी सुननी है? सुप्रीम कोर्ट की सुननी है। ऐसा कौन बोलता है? ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। सर कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक पेज का है क्या? नहीं बेटा, उसके अंदर बहुत सारे, जैसे आपके सिलेबस में चैप्टर होते हैं वैसे वहां पर आर्टिकल्स हैं सर। वहां पर एक आर्टिकल है 141। 141 ये पावर देता है कि सुप्रीम कोर्ट पूरे देश के अंदर उसका बोलबाला रहेगा। ठीक है, अब रूल क्या है? रूल ये है कि जो ऑलरेडी एक बार, जैसे घर के अंदर लड़ाई चल रही है, पापा ने बोल दिया तो अमिताभ बच्चन स्टाइल में कह दिया ना, तो बस कह दिया, हाँ वैसा ही है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि सुनो, जो मैंने डिसाइड कर लिया है ना, आपको भी उसके साथ ही खड़ा रहना पड़ेगा, बात खत्म। अगर आपका मैटर एकदम एग्जैक्ट सेम है, जिसका डिसीजन ऑलरेडी आ चुका है, तो आप फिर अलग से अलग मत जाओ, आप सुप्रीम कोर्ट ने जो मैटर दिया है ना उसी को फॉलो करो। ठीक है, तो ये जो कॉमन लॉ है ये भी अपने आप में एक तरीके का लॉ है। तो क्रिमिनल हो गया, सिविल हो गया, कॉमन हो गया। अब सुनना, एक और टाइप ऑफ लॉ है, एक्चुअली लॉ नहीं है इसका ना, एक एक प्रिंसिपल है। हम ये बोल सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए, यानी कि नेचुरल जस्टिस होना चाहिए। नेचुरल जस्टिस का मतलब यह है कि किसी भी आदमी का नुकसान नहीं होना चाहिए। सर किसी गरीब का पैसा लेकर आप अमीर बन सकते हो क्या? अरे बन तो सकते हो, पर सुनो ना, दिक्कत आएगी ना, दिक्कत आएगी। ये प्रिंसिपल बोलता है कि ये एक ऐसा फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि कभी कभी ना आपको कानून के शब्दों के ऊपर जाना पड़ता है। सर क्या बोल रहे हो? जो एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, जैसे शब्दों का मीनिंग निकल रहा है, उसके ऊपर जाना पड़ता है। ऊपर मतलब भावनाओं को समझना पड़ता है, दिल की बात को समझना पड़ता है। हम बोलते हैं ना कभी कभी, मम्मी ने कहा कि एक झापड़ मारूंगी मर जाएगा। अरे मारेगी थोड़ी ना मम्मा, अरे भावनाओं को समझो, खाना खिलाना है। मतलब सर, एक तो तुम अपने कभी भी खुद के जज मत बनो, मतलब पेपर भी खुद ने बनाया, चेक भी खुद कर रहे हो। दूसरी बात, आपको अक्षरों के ऊपर जाना पड़ेगा, आपको लेटर्स के बियॉन्ड जाना पड़ेगा, मीनिंग समझना पड़ेगा, आपको उस एक्ट की, कानून की आत्मा को समझना पड़ेगा, और वो समझ के आपको लोगों को जस्टिस दिलाना पड़ेगा। सामने वाले को हमेशा बोलने का मौका दो और उसको सुनो। उसके बाद में, हमारे इंडिया के अंदर रूल है बेटा, हाँ, अगर किसी ने मर्डर भी कर दिया है ना, तो उसको ये पावर है कि वो अपना वकील ला सकता है। करेक्ट, सामने वाले को बोलने का मौका दिया जाता है, सुनने का मौका दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक नेचुरल जस्टिस अपने आप में एक एक्ट है, मतलब एक लॉ है। ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ लॉज हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखो हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मैंने लॉ की डेफिनेशन आपको बता दी है, लॉ का मैंने आपको मीनिंग बता दिया है, थोड़ी सी हमने हिस्ट्री की बात कर ली है कि लॉ कहां से आया है। हाँ, ब्रिटिशर्स के जमाने से हमारे पास में कैसे आया है, फिर हमने चेंजेस करे। करेक्ट, उसके बाद में मैंने आपको टाइप्स ऑफ लॉ यहां पर बता दी है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, सेकंड स्टेप पे आते हैं। लॉ बना दिया हमने, लॉ बनाने के बाद में आप देखते हैं कि उसको इन्फोर्स कैसे करना है, उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। सेकंड वाला एग्जीक्यूटिव, याद है? उसके लिए मैंने कहा था कि आपको मिनिस्ट्रीज बनानी पड़ेगी। चलो ये इंटरेस्टिंग है बेटा, ये इंटरेस्टिंग है, इसको अपन देखते हैं। हम बात करते हैं कि लॉ को इन्फोर्स कैसे किया जाता है, यानी कि लॉ को इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है, और ऐसी कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज हैं जो अब ये काम संभालती है। ठीक है, मिनिस्ट्रीज समझ में नहीं आ रहा है, मंत्रालय समझ में आ रहा है आपको? मंत्रालय शब्द सुना होगा आपने, वो मंत्रालय बेटा मिनिस्ट्री ही है और कुछ नहीं है। चलो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ना पूरा एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है, आपको मजा आएगा। देखो हमने एक एक्ट पकड़ा, एक्ट एग्जांपल के लिए कौन सा? इनकम टैक्स एक्ट। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं एक्ट कैसे बना होगा। एक्ट बना होगा, ये बिल बना होगा, राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट, ऑफिशियल गैजेट, तब जाके एक्ट बना होगा, बराबर है। अब हम बनने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बनने का प्रोसेस तो समझ के आ चुके हैं। हम बात कर रहे हैं आगे कैसे बढ़ना है, इसको अब अंजाम कैसे देना है, लोगों तक कैसे देखना है कि फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमने इसको एनफोर्स करने के लिए एक मिनिस्ट्री को ये काम दिया। उस मिनिस्ट्री के क्या काम है? उस मिनिस्ट्री का नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यहां पर मेक श्योर करेगी कि भैया इसका इंप्लीमेंटेशन बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा,
तो मिनिस्ट्री ने बोला यार मैं एक काम करती हूं, मैं ना एक डिपार्टमेंट बना देती हूं, उस डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने बोला कि ग्राउंड लेवल तक और नीचे जाने के लिए एक बॉडी बनाते हैं, उसका ये बॉडी का नाम रखा उन्होंने CBDT, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। अच्छा ठीक है सर, इस बॉडी के अंदर काम कौन करेगा? अरे ऑब्वियसली इंप्लॉइज होंगे। सर वो इंप्लॉइज ऐसे ही कोई भी इंप्लॉइज है क्या? ए भैया सर, इसका एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले जो लोग हैं ना, वो ऑफिसर्स हैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस के, यानी कि IRS। ठीक है, तो सर हायरार्की क्या हुई? एक्ट, मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री के नीचे उसका डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के नीचे उसकी बॉडी, और बॉडी को एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले ऑफिसर्स। सर तो एक काम करते हैं ना, एक एक करके मिनिस्ट्री को समझ लेते हैं। हाँ, जैसे सबसे पहली मिनिस्ट्री सर क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय। सर आपने मैडम को देखा होगा, श्रीमती निर्मला सीतारमन जी को, ये हमारी ऑनरेबल फिनेंस मिनिस्टर है। सर ये मिनिस्ट्री, जिसका हिंदी में नाम है वित्त मंत्रालय, इसका काम क्या है? पूरे देश की इकोनॉमी को संभालना। इनको ट्रेजरी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, करेक्ट। और ये मिनिस्ट्री बड़े बड़े मुद्दे जैसे कि टैक्स से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, है ना, फाइनेंशियल डिसीजंस जो भी बड़े बड़े देश में होंगे उससे रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, सर सारी चीजें ना यहां पर होंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट काम इस मिनिस्ट्री के पास में रहता है यूनियन बजट। आपने सुना होगा साल में सर एक बार बजट निकलता है सर, और सर वो सब लोग बड़ा माहौल बनाते हैं, बजट में क्या आया इस बार, सर डिफेंस को कितना अलोकेट किया, सर वहां पर कितना पैसा गवर्नमेंट खर्च करने वाली है, रोड्स पे और हॉस्पिटल पे कितना करने वाली है। कौन डिसाइड करता है? कौन है मिनिस्टर? आगे बात समझ में? ठीक है, अब सुनना मेरी बात। ये है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सर ऐसे ना, ये तो अभी है, अगर हम पुरानी बात करें, सबसे ज्यादा यूनियन बजट्स किसने निकाले हैं एज फिनेंस मिनिस्टर? तो सर हमारे पास में मोरारजी देसाई सर थे, उन्होंने अपने कार्यकाल में टोटल 10 यूनियन बजट निकाले। फिर चिदम्बरम सर थे, उन्होंने 9 निकाले। प्रणब मुखर्जी सर थे, उन्होंने 8 निकाले। हमारे मनमोहन सिंह सर है, उन्होंने 6 निकाले। तो यूनियन बजट किसने अपने कार्यालय में निकाले? ये मिनिस्ट्री में सर जो ऑफिसर्स होते हैं, अरे क्या बात कर रहे हो सर, इंडियन रेगुलेटरी सर्विस, IRS। सर हमने बहुत सारी मूवीज भी देख ली है सर, अब तो हमको IAS ऑफिसर का सर 12th फेल भी देख के आए हम लोग, है ना, हमको समझ में आ गया सर। तो सर सिर्फ वो एक ही पोस्ट होती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस? नहीं, हर डिपार्टमेंट के हिसाब से अलग अलग है। इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस। मतलब सर जैसा डिपार्टमेंट वैसा ऑफिसर का पोस्ट और उनकी ड्यूटी, करेक्ट। ठीक है, अब सुनना सर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में डिपार्टमेंट होंगे क्या? हाँ होंगे ना, हमने देखा था सर इनकम टैक्स एक्ट ना, इसके अंदर था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर आ रहा था इनकम टैक्स। सर ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट है, फाइनेंशियल सर्विस का अलग है, इन्वेस्टमेंट्स और पब्लिक के एसेट्स का अलग है, एक्सपेंडिचर का अलग है, इकोनॉमिक अफेयर्स का अलग है। सर हमें अभी इतना तो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इतना समझो कि मिनिस्ट्री होती है पूरी एक इंडिया की, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस कैसे कैसे संभालेगी? तो उसने छोटे छोटे डिपार्टमेंट बना दिए कि भैया तू चल एक्सपेंडिचर देख, चल यार तू इकोनॉमिक अफेयर्स देख, चल यार तू पब्लिक एसेट्स देख, तू रेवेन्यू का काम देख। ठीक है, तो ये होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, अब सुनना सर, एक बात बताइए, अगली कोई मिनिस्ट्री है क्या? है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जिसका नाम है MCA। ये क्या कर रहा है? इंडिया के अंदर जितनी भी कंपनीज हैं, चाहे वो टाटा हो, चाहे बिरला हो, चाहे कोई छोटी सी छोटी कंपनी हो, जितनी कंपनीज हैं, जितनी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स हैं, उन सब को देखने वाला एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सिंपल सी बात सर, मतलब अगर कंपनी है, अगर लिमिटेड लाइबिलिटी है, सर कोई कंपनी का सर विजय माल्या हो गया तो, हाँ तो सर वो कौन संभालता है उसका काम? उसके लिए एक एक्ट बना रखा है बेटा, वो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। कोई इंसॉल्वेंट हो गया, कंगाल हो गया, कोई बैंकरप्ट हो गया, किसी का दीवारा निकल गया, है ना, हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं, वो क्या करेगा? उसको संभालने के लिए एक्ट बनाया गया है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। इन सबको संभालने वाला मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है। बस मैं ज्यादा इसको टफ नहीं कर रहा हूं,
आप थोड़ा इजी रखो तो आपको समझ में आते जाएगा। एक और मिनिस्ट्री है जिसे गृह मंत्रालय कहते हैं, गृह मंत्रालय कहते हैं, ठीक है ना। हमारे सबके प्यारे अमित शाह सर, है ना। सुनो मेरी बात, ये ना होम मिनिस्टर, घर की बात चल रही है ना, इंटीरियर मिनिस्ट्री है, इंटीरियर, घर की बात कर रहे हैं, इंडिया के अंदर अंदर मैनेजमेंट देख रहे हैं, है ना। इंडिया के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी, हमारे यहाँ डोमेस्टिक पॉलिसी कैसे बनेगी, है ना। यहां पर कौन होता है, यूनियन मिनिस्टर होता है, यूनियन मिनिस्टर, करेक्ट। ये यूनियन मिनिस्टर का काम क्या रहता है, ये यूनियन मिनिस्टर इंडिया के अंदर होम मिनिस्ट्री को हेड करता है। चलो बहुत बढ़िया सर। जैसे जैसे सर क्या क्या होगा, बॉर्डर का मैनेजमेंट देखेंगे, हाँ, बॉर्डर पे क्या हो रहा है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है सर, है ना। जम्मू कश्मीर के लिए अलग डिपार्टमेंट बना दिया है, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी के लिए, हिंदी के लिए अलग एक डिपार्टमेंट बना दिया है, हर एक स्टेट्स के लिए अलग डिपार्टमेंट बना दिया है, होम मिनिस्टर, वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ मिनिस्ट्रीज थी जो मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन करी है। और यहां पर आखिरी मिनिस्ट्री है लॉ एंड जस्टिस। नाम से समझ में आ रहा है आपको, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, देश भर में लॉ और जस्टिस बना रहे, उसके लिए एक मिनिस्ट्री बनाई है, उनका काम ही यही है। दिन भर वो लीगल अफेयर्स के साथ में डील करते हैं, दिन भर वो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट का काम ही यही है कि जितने भी एक्ट बन रहे हैं ना बेटा, एक्ट, ये जितने भी एक्ट बन रहे हैं ना, उन सभी एक्ट को ड्राफ्ट करना, उन सभी एक्ट को ड्राफ्ट करना, संविधान को लिखना, फिर उसमें चेंजेस करवाना, ये सारे काम कौन करता है, लॉ एंड जस्टिस करता है, ठीक है। तो इसी के साथ में आपके सारे टाइप्स ऑफ लॉ तो हमने पहले ही बता दिए थे, टाइप्स ऑफ लॉ के बाद में मैंने आपको इन्फोर्स करने के लिए जो मिनिस्ट्रीज होती है वो बता दी। अब इन मिनिस्ट्री के नीचे कुछ बॉडीज होती है ना, पता है ना आपको, बॉडीज मैंने स्टार्टिंग बताया था। सर कौन कौन सी बॉडीज है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बात करता हूं, सेबी। सर हमने ना हर्षद मेहता का स्कैम सर देखा था, अभी सर काफी हिट हुआ था, करेक्ट। हर्षद मेहता का स्कैम देखा, स्टॉक मार्केट का स्कैम था, है ना। तो स्टॉक मार्केट यानी कि ऐसी जगह जहां पर ट्रेडिंग होती है, कंपनीज अपने शेयर्स को रजिस्टर करती है, बेचती है, खरीदती है, इन सबसे रिलेटेड जो रूल्स है ना बेटा, सेबी, पूरा नाम क्या है, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, 1988 में बना था, 1992 में इसको पावर मिली थी। इसका एक्ट है, उसका नाम है सेबी एक्ट। जितनी भी सिक्योरिटीज है, शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, कुछ भी हो, कमोडिटी मार्केट है, गोल्ड मार्केट है, सिल्वर मार्केट है, कमोडिटी मार्केट, सब कुछ कौन गवर्न करता है, सेबी। सर वो किसी कंपनी की हालत खराब हो जाती तो क्या होता है, आपने बताया था अभी, इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी। तो सर इसके लिए भी एक बॉडी बना रखी है, आईबीबीआई। इसका एक्ट तो आपने बता दिया सर, ये देखो आईबीसी 2016। पर सर इसके लिए बॉडी बनाई है जिसका नाम है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर कोई भी इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट होना मतलब बेटा असेट्स बहुत कम रह जाना, लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा हो जाना, यानी कि आपकी इनकम तो है ही नहीं, एक्सपेंसेस, लोगों से उधारी, लोन रिपे नहीं कर पा रहे हैं, खत्म, ठीक है। तो सर यहां पर कोर्ट कौन होता है, यहां पर जो कोर्ट है ना बेटा, उनका नाम है एनसीएलटी और डीआरटी, ठीक है। एनसीएलटी नेशनल, अरे सुनो सर, हमें कोर्ट ही बोल दो सर, आप हमें कोर्ट ही बोल दो, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट सुनो ना, हम कंपनी की बात कर रहे हैं ना, तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल बोलते हैं बेटा। ये नाम आपकी वोकेबलरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपको पता चलेगा, ठीक है। तो बस ये सिंपल सी बात हो गई, किसके लिए, ये सिंपल सी बात हो गई है कुछ टाइप्स ऑफ बॉडीज की। पर इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी मुझे आज आपको बतानी है, जो एक आपके सीए के कोर्स में इंपॉर्टेंट है, समझना बेटा, वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सर ये भी ना अपने आप में एक बॉडी है, बॉडी, इसको क्या बोला जाता है सर, सभी बैंक्स का बैंक है, सेंट्रल बैंक, सिंगल बैंक। हर एक कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है जो सारे बैंक को, पूरी इंडियन बैंकिंग सिस्टम को संभालता है। सर ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ही आता है। बट सर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर काम करता है, मिलकर काम करता है, करेक्ट। आरबीआई पूरे देश में रिस्पॉन्सिबल है करेंसी को इशू करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, अरे यहां तक कि छापने के लिए। यानी कि अगर हम बात करें मुद्रण की, मुद्रण यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण, मुद्रण मतलब प्रिंट करना,
इंडियन करेंसी को प्रिंट कौन करता है? आरबीआई करते हैं। सर हमारे यहां पर प्रेस कहां है? प्रेस, दो प्रेस है बेटा हमारे यहां पर जहां पर छपता है, एक नासिक के अंदर है, एक देवास के अंदर है, एक आपका सेंट्रल इंडिया में है, एक वेस्टर्न इंडिया में है। ठीक है, ओके चलो। तो ये बेटा आरबीआई के बारे में हुआ, आरबीआई ये सारे चीजें संभालता है। तो आपको समझ में आ गया कि लॉ क्या है, आपको ये समझ में आ गया। मैं पूरा समरी करूंगा पर मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं लॉ क्या है, आपको समझ में आ गया, लॉ की प्रोसेस आपको समझ में आ गई। अब सुनो, एक आखिरी चीज बची है बेटा, आपको ना एकदम मजे आ जाएंगे। सारी बॉडीज मैंने समझा दी है। हमारे यहां पर जुडिशियल सिस्टम कैसा है? जुडिशियल सिस्टम हमारे यहां पर बहुत सिंपल है बेटा। सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे है हाई कोर्ट, उसके नीचे है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और उसके नीचे है मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। ऐसे टोटल 4 लेवल ऑफ कोर्ट्स हमारे यहां पर बनाए गए हैं, है ना। इसे कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम। जुडिशियल सिस्टम का ये स्ट्रक्चर है, ये हायरार्की है। देखो क्यों सर, कोई भी डिस्प्यूट हो गया किसके पास में जाएंगे? इंटरप्रिटेशन करना है, मीनिंग निकालना है, किसके पास में जाएंगे? सर सबके साथ में बराबर होना चाहिए, किसके पास में जाएंगे? तो एक काम करें सर, सुप्रीम कोर्ट जो है, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है एपेक्स बॉडी है, एपेक्स टॉप पे, इसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट तो बाद में आया, पहले पता है क्या था? आपको याद है ना, हमने पढ़ा है फेडरल कोर्ट था, फेडरल कोर्ट। जब ब्रिटिशर्स थे ना, उन्होंने फेडरल कोड बनाया था। फेडरल कोड के बाद में ना, हाँ 1950 में हम लोगों ने अपना सुप्रीम कोर्ट बनाया। ये फेडरल कोर्ट ना 12 साल तक रहा, 12 साल तक, 12 ईयर्स तक। काफी सारे केसेस देखे वगैरह वगैरह, फिर हमारा खुद का संविधान बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, तो हमने हमारा सुप्रीम कोर्ट बनाया। और हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट के जो टॉप पर्सन है उसे कहा जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हाँ मैं भी सीजे हूं ये भी सीजे है, ठीक है। ये पावर किसने दी? संविधान के अंदर आर्टिकल होते ना, इस आर्टिकल ने पावर दी, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट में पहले 7 मेंबर्स होते थे, 7 जजेस बैठते थे, है ना। फिर काम बढ़ते गया तो बढ़ाते गए, 9 करा, 18 करा, 23 करा, फिर बढ़ते बढ़ते उन्होंने अभी 34 कर दिया है, ठीक है। और अगर आपको भी कोई रिट फाइल करनी है, यानी कि आपको भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना है, तो आप ना कर सकते हो। आर्टिकल 32 आपको पावर देता है, आर्टिकल 32 आपको पावर देता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट है। इसके नीचे कौन आता है? हाई कोर्ट आता है। हाई कोर्ट का सिस्टम क्या है कि हर एक स्टेट में वो हाईएस्ट अथॉरिटी है। स्टेट में, अपने खुद के स्टेट में वो हाईएस्ट अथॉरिटी है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं है। तो हर एक स्टेट में और यूनियन टेरिटरी में हाई कोर्ट होना चाहिए, ऐसा रूल बनाया गया है, ठीक है। ऐसा रूल हमारे यहां पर बनाया हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है। टोटल इंडिया में बेटा 25 हाई कोर्ट है, जिसमें से ना बहुत सारे स्टेट्स, 6 स्टेट ऐसे हैं जो हाई कोर्ट्स को शेयर करते हैं, ठीक है। आपको बताता हूं जैसे कौन कौन है। जैसे गुवाहाटी हाई कोर्ट है। गुवाहाटी हाई कोर्ट आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम के लिए सेम है। बॉम्बे हाई कोर्ट है। बॉम्बे हाई कोर्ट महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव सेम है इनके लिए, ये सब शेयर करते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट को। कोलकाता हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन क्या है? कोलकाता हाई कोर्ट कोलकाता और अंडमान निकोबार के ऊपर करता है। तो ऐसे टोटल ना ये 6 हाई कोर्ट्स हैं जिनको शेयर किया जाता है, यानी कि अलग अलग स्टेट्स शेयर करते हैं, ठीक है। सबसे पुराना अगर हाई कोर्ट है ना हमारे यहां पर, तो बेटा वो कलकत्ता का हाई कोर्ट है, कलकत्ता का हाई कोर्ट, ठीक है। चलो सर, उनके नीचे आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में। हाँ, तो अगर कोई सिविल मैटर हुआ है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट संभाल लेगा, ठीक है। और क्रिमिनल मैटर के लिए बेटा, क्रिमिनल मैटर के लिए स्पेशल ना सेशन कोर्ट बिठाए जाते हैं, सेशन कोर्ट, ठीक है। सिंपल, देखो लिखा हुआ है क्रिमिनल मैटर्स सेशन कोर्ट में होते हैं, सिविल मैटर्स मतलब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह उन सब से रिलेटेड डैमेजेस वगैरह के लिए ये सब कहां पर होते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर होते हैं। 2 करोड़ रुपए तक का केस है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ले लेगा, उसके ऊपर वो नहीं ले पाएगा। अभी लगभग लगभग ये नंबर चेंज भी हो गया होगा बेटा, 672 व्हेन आई लास्ट चेक्ड, 672 इज द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इन इंडिया, ठीक है। ये आगे, ये थोड़ा आगे पीछे होते रहता है, ठीक है। ये नंबर चेंज भी हो सकता है, मैं अभी कह रहा हूं, ठीक है। सर हमारे यहां पे लड़ाई हो गई, हमें कौन से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास में जाना है? आपके एरिया में जहां लड़ाई हुई है, जहां की दोनों पार्टियां है, जहां पर प्रॉपर्टी है,
उस एरिया में जो डिस्ट्रिक्ट लगती है उस डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपके ऊपर लागू होगा। और देखो अब पुराने पुराने हाई कोर्टों की बात करो तो ठीक है, हाई कोर्ट तो सब बहुत पुराने पुराने भी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से बनते जाते हैं। हाई कोर्ट सबसे पुराने हुआ करते थे मद्रास हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, बंबई हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, हाँ जिसे अभी प्रयागराज बोलते हैं। ठीक है, चल आखिरी है अपने पास में मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स। मेट्रो सिटीज या फिर ऐसी सिटीज जहां पर पॉपुलेशन 10 लाख के ऊपर है, वहां पर इन कोर्ट्स को बनाया जाता है। कौन बनाता है? हाई कोर्ट बनाती है। हाई कोर्ट बनाती है उसके हिसाब से, ठीक है, उनको लगता है कि सिटी के अंदर एरिया बहुत बड़ा हो गया है तो यहां पर भी एक कोर्ट चाहिए, तो वो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट बना देती है यहां पर भी। ठीक है, चलो इसी के साथ में बेटा आपके टाइप्स ऑफ कोर्ट्स भी खत्म हो चुके हैं। ठीक है, अब देखो मैं समराइज कर देता हूं फटाफट, हमने क्या क्या करा है। लॉ क्या है आप ये समझ चुके हैं, व्हाट इज लॉ, करेक्ट। आज इस छोटे से सेशन में मैंने आपको कितनी सारी चीजें बता दी, मैं आपको बताता हूं। व्हाट इज लॉ तो हम समझ चुके हैं। अच्छा, लॉ की प्रोसेस क्या है आप ये समझ चुके हैं, यानी कि लॉ बनता कैसे है, बराबर है। अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने इसको डिवाइड किया था लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर और जुडिशियल पावर, करेक्ट। और फिर हमने इसको पढ़ा सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट और स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट और जॉइंट लिस्ट, करेक्ट, ये भी पढ़ा हमने। अच्छा, इसके बाद में हमने पढ़ा कि बिल कैसे एक्ट बनता है, उसकी पूरी जर्नी को हमने यहां पर जिया है, करेक्ट, हमने पूरा समझा है। ये पूरी प्रोसेस है सर। और प्रोसेस में आपने सबसे इंपॉर्टेंट बात हमको प्रोसेस के पहले ही बता दी थी, वो है सोर्सेस। यानी कि सर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, ठीक है, वो हमारा सोर्स है लॉ का। और इसके साथ में सर हमारी पार्लियामेंट भी हमारा सोर्स है हमारी लॉ का, करेक्ट। चलो इसके आगे हम बढ़े बच्चा, तो हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ लॉज देखे हमने। टाइप्स टोटल 4 टाइप्स ऑफ लॉज देखे, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉमन लॉ और नेचुरल जस्टिस हमने देखा यहां पर, करेक्ट। टाइप्स देखने के बाद में हमने इन्फोर्स करा, यानी कि अब इंप्लीमेंट करने की बारी आई, तो हमने यहां पर मिनिस्ट्रीज देखी। बच्चों भूल गए क्या? अरे भूल गए क्या? मिनिस्ट्रीज देखी। मिनिस्ट्री में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, अरे भूल गए क्या? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री। टाइप्स ऑफ मिनिस्ट्रीज देखी। इनके नीचे कौन आता है? इनके नीचे आता है बेटा बॉडीज, करेक्ट, इनके नीचे आती है बॉडीज। बॉडीज में हमने कौन कौन देखा है बेटा? बॉडीज में हमने देखा आरबीआई, हमने देखा आईबीबीआई, करेक्ट। इसके साथ में एक और देखो, ये बॉडीज का काम क्या है? मिनिस्ट्री के काम को आसान बनाना, मिनिस्ट्री के काम को आसान बनाना, ठीक है, सेबी। ये बॉडीज देखी। और लास्ट में फिर हमने इस टॉपिक के बाद में बेटा हमने देखे टाइप्स ऑफ कोर्ट्स, यानी कि जुडिशियल सिस्टम। इसमें हमने देख लिया सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट पहले आएगा, ठीक है, और मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स। ये पूरा आप बिलीव नहीं करोगे बेटा, ये इतना बड़ा चैप्टर है, हमने इसको इतने छोटे से टाइम के अंदर मैंने आपको पूरा यहां पर इसका समरी बता दिया है, ठीक है। तो बस ये वीडियो इतना छोटा सा है, आपके लिए नॉर्मल सा बनाया है। ये देखो, इस पूरे ब्रिज कोर्स का मकसद ये है कि आप लोगों को ना एक कॉन्फिडेंस आए कि इतने बड़े बड़े चैप्टर भी हम इजीली पढ़ सकते हैं, करेक्ट। तो हमने पढ़ाई तो नहीं करवाई है, बट मैंने आप लोगों को एक थोड़ा सा आइडिया दिया है कि आखिरकार देश में लॉ बनता कैसे, ठीक है, लॉ के अंदर क्या क्या चीजें आती है। तो आपको ना इस सब्जेक्ट से रूबरू होने में और आसानी होगी, आपको इस सब्जेक्ट से डर नहीं लगेगा। और आप सीए के बारे में जो आपका एक सोच है ना कि बहुत टफ है, हम कर नहीं पाएंगे, और सर लॉ की वजह से हमने फाउंडेशन नहीं करा, मैथ्स की वजह से नहीं करा, तो सारे सब्जेक्ट की वीडियोस देखोगे ना तो आपको क्लैरिटी आएगी, ठीक है। चलिए, आई होप आपको मजा आया होगा। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Until then, this is CJ signing off. Bye bye and take care.